हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। क्या कहा? हमारे बेड पर? बिल्कुल नहीं माँ जी, बहुत गर्मी है। बहू, आज की ही तो बात है, कल सुबह मधु के ननद नंदोई वापस चले जाएंगे। अरे तो ऐसे थोड़ी होता है, अगर मधु दीदी के घर में जगह नहीं है तो हम क्यों हर समय उनके रिश्तेदारों को अपने घर में रोके? वो होटल भी तो ले सकते थे, हमारे घर में भी तो जगह नहीं है। कैसी बातें करती हो बहू, मधु इस घर की बेटी है और मधु के ससुराल वालों की इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है। तुम एक रात के लिए अपने कमरे में उसके ननद नंदोई को सुला नहीं सकती हो? एक रात की बात नहीं है ना माँ जी, मधु की शादी को 6 महीने होने वाले हैं और मैं पिछले 6 महीने से यही देख रही हूँ, कोई न कोई ननद जी के ससुराल से हमारे घर रहने के लिए आता ही रहता है। देखो बहू, मधु की नई नई शादी हुई है, अब उसके ससुराल में उसके देवर की शादी है, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। अब 2-4 मेहमान हमारे घर आकर रहेंगे, तब हमें उन्हें भी अपने घर में रोकना होगा। आज उसके ननद नंदोई शॉपिंग के लिए आए थे, घर में जगह नहीं है, इसीलिए तो उसने यहाँ बोला कि हम सुला लें। अब ज्यादा बातें मत करो, वो लोग आने वाले हैं। अपनी सास की बात सुनकर शालू परेशान हो जाती है। पिछले कई दिनों से ऐसा ही हो रहा था। कुछ देर बाद शालू की ननद मधु अपने ननद नंदोई को लेकर आ गई। पूजा दीदी, आप भाभी के कमरे में आराम से सो जाना, भाभी के कमरे में नया एसी लगा है, आपको अच्छी नींद आएगी। और हाँ भाभी, जीजू और दीदी के लिए कोल्ड कॉफी बना लो। क्यों पूजा दीदी, जीजू आप लोग कोल्ड कॉफी पी लोगे ना? हाँ हाँ, हमें तो कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है भाभी, आप वही बनवा लो। लाती हूँ। शालू किचन में गई और सबके लिए कोल्ड कॉफी बनाने लगी। शालू मन ही मन बुदबुदा रही थी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारा घर कोई धर्मशाला हो। जब देखो ननद जी अपने ससुराल वालों को यहीं लाती रहती है। एक तो यहाँ पर अपने कमरे में सुलाना पड़ता है, साथ में उनकी सेवा भी करो। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती, किसी दिन गुस्सा आ गया ना तो सुना दूंगी अच्छा वाला। क्या सुना दोगे भाभी? मन ही मन क्या बातें कर रहे हो? ओह, वो मैं कुछ सोच रही थी। सुबह सब्जी वाले से सब्जी ली थी ना, तो टमाटर खराब दे गया था, उसे ही बोल रही थी कि सुना दूंगी। अच्छा, कोल्ड कॉफी बन गई? भाभी सब लोग वेट कर रहे हैं, बहुत देर हो गई, आपने अभी तक कॉफी नहीं बनाई। बन गई मधु, मैं बस लाई रही थी। लाओ मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। आप तब तक अपना रूम सेट कर दो, पूजा दीदी और जीजू कॉफी पीते ही सो जाएंगे और मैं भी बस कॉफी पीकर घर जा रही हूँ। मधु, वैसे बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो भाभी। तुमने अपने घर में अपना बेडरूम अपने ननद नंदोई को क्यों नहीं दिया? भाभी सच कहूँ तो मैं अपना रूम दे देती, पर मेरी नई नई शादी हुई है ना, और मनीष जी मेरे बिना बिल्कुल नहीं सोते, इसीलिए हम अपना बेडरूम किसी के साथ शेयर नहीं करते। आपकी शादी को तो 1 ईयर हो गया है, तो आप अपना रूम दे सकते हो ना, इसीलिए मैं यहाँ भेज देती हूँ सबको। आपको बुरा लगा क्या भाभी? नहीं, बुरा क्या लगना है, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। तो जनाब, मधु मैडम तो अपनी कोल्ड कॉफी लेकर कमरे में रॉयल एंट्री कर गई और पीछे छोड़ गई एक खौलती हुई कॉफी। अरे नहीं, खौलती हुई शालू भाभी। वाह रे जिंदगी, मैं भाभी बनी या गेस्ट हाउस की रिसेप्शनिस्ट? नई दुल्हन हो तुम तो क्या मैं पुरानी रजाई हो गई? कमरा मेरा, एसी मेरा, लेकिन सुकून सबको चाहिए। मुझे तो बस ऑर्डर दिया जाता है, कोल्ड कॉफी बना लो, कमरा ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, साथ में सासू माँ। बहू, सुबह सुबह सबको चाय देनी होती है। बहू, डबल बेड की चादर अच्छे से बदल देना। बहू, बर्तन नए निकाल लो। बहू, कोई कमी मत रखना। सारा दिन सारी रात जब देखो धर्मशाला बनाकर रख दिया है घर को। उसके बाद शालू अपना कमरा ठीक करने चली गई। मेरे कमरे को इन लोगों ने गेस्ट रूम विद कॉम्प्लीमेंट्री कोल्ड कॉफी बना दिया है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे booking.com पर लिस्टिंग करवा दूं। 1 रूम इन ससुराल, अटैच्ड बाथरूम, फुल सर्विस बहू के साथ। उस रात शालू पति मोहित के साथ अपनी सास के कमरे में जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोई। अगले दिन सुबह के 5 बजे ही मधु के ननद नंदोई ने चाय की मांग की। सास ने सुबह सुबह शालू को उठा दिया। शालू बहू, मेहमान चाय मांग रहे हैं, तुम उठकर बाहर आ जाओ, तब तक मैं नहा लेती हूँ। अब तो मुझे सच में यकीन हो गया है, हमारा घर धीरे धीरे धर्मशाला बनता जा रहा है और ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हो रहा है। शालू, माँ खड़ी है। नहाने चली गई हैं, आंखें खोलकर देखो। शालू गुस्से से उठी और चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद शालू ने चाय बनाकर मधु के ननद नंदोई को दी। शालू भाभी सॉरी, आपकी सुबह सुबह हमने नींद खराब कर दी। वो क्या है ना, हमें सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। मैं गई थी रसोई में चाय बनाने पर आंटी जी ने कहा कि आप बना दोगे। हाँ कोई बात नहीं, आप दोनों चाय पी लो, और कुछ चाहिए हो तो बता देना। शालू चाय देकर रसोई में आ गई। अब शालू ने सोच लिया था कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मधु के देवर की शादी तक ऐसे ही शालू की रेल बनी रहेगी। शाम को मधु के ननद नंदोई वापस लौट गए। अगली सुबह फिर मधु का फोन बज गया।
मम्मी, वो मनीष जी की मौसी है ना आगरा वाली, वो शादी से 1 हफ्ता पहले रहने आ रही हैं। साथ में उनके बहू बेटा भी हैं। मौसी जी तो हमारे साथ रुक जाएंगी, पर उनके बहू बेटा, उनकी अभी नई नई शादी हुई है। मैं सोच रही थी अच्छा नहीं लगता उनको सबके साथ सुलाना। मैं शाम को उन्हें वहाँ भेज दो। हाँ हाँ भेज दो बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। मधु के फोन के बाद जैसे ही सास ने हामी भरी, शालू जो रसोई में थी वहीं से अपनी बात बोल दी। माँ जी एक बात कहूँ, अब बस बहुत हो गया। माँ जी ये घर आपका है, मेरा है, लेकिन धर्मशाला नहीं है। आप ही बताओ, क्या हर हफ्ते किसी न किसी को रुकवाना जरूरी है, वो भी मेरे ही कमरे में? मैं दिन भर काम करूँ, सबकी सेवा करूँ और रात में चैन से सो भी ना पाऊँ। अरे बहू, तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। बेटी के ससुराल वाले हैं। तुम कुछ बोलोगे या मैं ही बोलकर बुरी बनूं? शालू ठीक कह रही है माँ, कभी कभी तो चलता, पर अब मधु ने रोजाना का ही बना लिया है। जिसको देखो यहाँ भेज देती है। इतनी जगह नहीं है हमारे घर में भी, ये वो अच्छे से जानती है। हमारे घर में भी 2 कमरे हैं, एक में आप सोते हो, एक में हम लोग सोते हैं। ड्राइंग रूम तो है ही नहीं हमारे घर में, एक छोटी सी गैलरी तो है। फिर भी मधु को पता होने के बाद भी ना समझना। अब क्या करूं, मैंने तो बोल दिया। माँ जी, मधु को बोलिए कि वो अपने ससुराल में व्यवस्था करे। अगर किसी के लिए जगह नहीं है तो होटल एक ऑप्शन है। बार बार मेरा कमरा ही क्यों? और फिर खाली सोने तक सीमित नहीं है। यहाँ आकर सब पैर पसार कर बैठ जाते हैं और हुक्म चलाते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अचानक शालू की आंखों में आंसू आ गए। शालू अपनी जगह सही थी। हर कोई चाहता है कि उसकी अलग प्राइवेसी हो। कभी कभी मेहमानों का आना ठीक है, और घर बड़ा हो तो किसी को दिक्कत नहीं होती। छोटे घरों में हर समय मेहमानों के आने से घर वालों को दिक्कत हो जाती है। अपने घर में तो हर कोई जैसे मर्जी रह लेता है, लेकिन मेहमानों के आने के बाद हमें मेहमानों के हिसाब से चलना पड़ता है। शालू की सास समझ गई थी कि सचमुच मधु गलत कर रही है। मधु सिर्फ अपना आराम देखती है, दूसरे की परेशानी से उसे कोई मतलब नहीं। शालू की आंखों में आंसू देखकर सासू माँ पहली बार थोड़ी असहज हुई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहू की परेशानियों को हमेशा बेटी की खातिर थोड़ा एडजस्ट कर लो कहकर टाल दिया, लेकिन अब वो एडजस्टमेंट बोझ बन चुका है। सास ने मधु को फोन मिलाया और प्यार से समझाया। मधु को भी बात समझ में आ गई और उसने अपने नेचर को बदला। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि घर कभी धर्मशाला नहीं होता। हर किसी को अपनी जगह और शांति चाहिए होती है। यदि हम अपनी तकलीफों को चुपचाप सहते रहेंगे तो किसी को हमारी परेशानी का एहसास नहीं होगा। अगर हम अपनी बात सही तरीके से रखें और एक दूसरे का सम्मान करें तो घर में सुख और शांति बनी रहती है। सौरभ एक गरीब घर का लड़का था, जबकि नंदिनी अमीर घराने की बेटी थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर ली। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। सौरभ एक नेक दिल इंसान था, जिसका दिल देखकर नंदिनी को उससे प्यार हो गया। नंदिनी, समझो मेरी बात को। तुम एक अमीर घर की लड़की हो और मैं ठहरा एक गरीब दर्जी का बेटा। ये समाज क्या कहेगा? मुझे समाज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है सौरभ। नंदिनी ने किसी की भी परवाह नहीं की और सौरभ के साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। जब इस बात का पता नंदिनी के पिता धनपत को चला तो वो बहुत गुस्सा हुए। आखिरकार भागी गई उस गरीब के साथ। मैं भी देखता हूँ कब तक उस गरीब खाने में रह पाएगी। उसके परिवार में उसके पिता और उसके 2 भाई थे। बड़ा भाई और भाभी नंदिनी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसके पिताजी उस पर खूब पैसा बहाते थे। नंदिनी के भाग जाने से वो दोनों बहुत खुश हुए। अच्छा ही हुआ जो भाग गई। अब प्रॉपर्टी में से उसको कुछ हिस्सा तो नहीं देना पड़ेगा। जबकि छोटे भाई सचिन को उसके भाग जाने से बड़ा दुख हुआ। वो नंदिनी को अपनी माँ की तरह प्यार करता था। उधर नंदिनी ब्याह कर ससुराल पहुंची, जहां उसकी सास और ससुर ने उसका स्वागत किया। बहू, आओ, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। तुम हमारे साथ इस गरीब खाने में रह तो लोगी ना? हाँ माँ जी, और ये गरीब खाना नहीं मंदिर है, जहाँ आते ही इतना सुख शांति का आभास हो रहा है, वरना मेरे घर के बड़े कमरों में तो बस कलेश ही होता रहता था। नंदिनी ने कुछ ही दिनों में अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। 3 साल हो गए, लेकिन नंदिनी अपने परिवार वालों से मिल नहीं पाई। उधर उसके पिता उससे ज्यादा नाराज नहीं रह पाए और उसके पिता ने फोन कर उसे मिलने के लिए अपने मायके बुला लिया। अपनी सास से परमिशन लेने के बाद नंदिनी अपने मायके पहुंची। बेटी, मेरी बच्ची, कैसी है तू? बिल्कुल ठीक हूँ पापा। आप कैसे हो? आपकी बहुत याद आती थी। मुझे भी बेटी। नंदिनी को देखकर उसका छोटा भाई बहुत खुश हुआ, लेकिन उसका बड़ा भाई और भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। आ ही गई वो उठा के, गरीब कहीं की। अरे आएगी कैसे नहीं? इसे प्रॉपर्टी में हिस्सा जो चाहिए। इसे तो पता है इसका पति पूरी उम्र लगा के भी इतने पैसे नहीं कमा सकता। तभी सेठ ने रोमा से कहा, बहू,
यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और मेरी बेटी के खाने का इंतजाम करो। हाँ पापा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। उसकी भाभी मुंह सड़ाते हुए खाना बनाने चली गई। खाना खाने के बाद नंदिनी अपने कमरे में गई, जहां उसने देखा वो कमरा तो कबाड़ खाना बन चुका है। पापा, मेरे जाने के बाद मेरे कमरे का ये क्या हाल कर दिया? तभी उसकी भाभी कहती है, हाँ तो दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, वैसे भी ये तुम्हारा ससुराल नहीं है जहां एक ही कमरे में सब सो जाएं। ये बात सुन नंदिनी को बहुत दुख हुआ और उसे सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन नंदिनी की भाभी ने उससे कहा, देखो ना नंदिनी, कितने बर्तन हैं, जरा धो दो प्लीज, आज हमारी मेड छुट्टी पर है और वैसे भी तुम्हें तो बर्तन धोने की आदत होगी ना। नंदिनी बर्तन धोने लग गई और उसकी भाभी आराम से बैठकर टीवी देखने लगी। देखा कैसे नौकरानी बना दिया तुम्हारी बहन को। लेकिन इससे क्या होगा? जो करना है जल्दी करो, नहीं तो पता चले ये हमेशा के लिए यहीं बस गई। फिर नंदिनी की भाभी रोमा ने एक प्लान बनाया। उसने अपने ससुर के लॉकर की चाबी चुपके से उठा ली और फिर दोपहर के समय उनकी तिजोरी से सोने के बिस्किट और कुछ कैश निकालकर नंदिनी के बैग में ले जाकर छुपा दिए। कुछ कैश रोमा ने अपने पास भी रख लिया। ये कुछ कैश मैं रख लेती हूँ, वैसे भी सारा इल्जाम तो उस गरीब नंदिनी पर ही जाएगा। फिर रोमा ने जानबूझकर तिजोरी को खुला छोड़ दिया। सेठ धनपत जब वहां आए तो तिजोरी को खुला देखकर जोर से चिल्लाने लगे, अरे मेरी तिजोरी से सोने के बिस्कुट और पैसे कहाँ गए? पूरे 20 लाख कैश था। पिताजी, इस घर में हम सब अमीर हैं, हमें पैसों की चोरी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो गरीब घर की आई हुई चोरनी को है। हमें अभी इसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। नहीं पापा, भाभी झूठ कह रही है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। रोमा नंदिनी का बैग लेकर चेक करने लग जाती है। ये देखो पिताजी, आपकी बेटी ही चोरिनी निकली, अपने अमीर मायके से चोरी करके अपने गरीब ससुराल लेकर जा रही थी। लेकिन तभी वहां सचिन आता है। पापा, भाभी झूठ कह रही है और नंदिनी दीदी सच। ये रहा उसका सबूत। दरअसल रोमा जब चोरी कर रही थी तो सचिन ने अपने फोन के कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लिया था। अब सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका था। और तो और पापा, भाभी ने तो कुछ कैश खुद के पास भी रख लिया है। तुम तो इस घर में रहने के लायक भी नहीं हो, निकल जाओ मेरे घर से। मेरे साथ आपका बेटा भी इसमें शामिल है। पिताजी, अपने बेटे की खातिर हमें माफ कर दीजिए। जानता हूं, निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। मैं तुम दोनों को अपने घर और जायदाद दोनों से बेदखल करता हूं। सेठ धनपत ने दोनों को घर से बेदखल कर दिया। फिर सेठ धनपत ने अपनी बेटी से माफी मांगते हुए उसे और उसके ससुराल वालों को हमेशा के लिए अपने पास रहने के लिए बुला लिया। अब सब खुशी खुशी साथ में रहने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।